हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। तो देखिए आप आज का पहला न्यूमेरिकल, एक कप जल में कितने धन तथा ऋणावेश होते हैं, ये क्वेश्चन अपने को सोल्व करना है। तो देखिए, माना एक कप जल का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 250 ग्राम, यानी कि अपने को एक कप जल का द्रव्यमान कितना मानना है, 250 ग्राम। याद रखना इस बात को, यानी कि एक कप जल का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर 250 ग्राम। फिर देखिए आप जल का अणु द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M बराबर कितना होता है, 18। ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का यानी कि 2 है, तो 2 हो जाएगा, यानी कि 16 और 2 कितने हो जाएंगे, 18। अतः एक कप जल में अणुओं की संख्या, एक कप जल में अपने को क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है। तो आप देखिए अणुओं की संख्या निकालने के लिए देखिए आप, यानी कि n बराबर यानी कि ग्राम में भार बटा अणु भार इंटू अवोगाद्रो संख्या। ग्राम में भार बटा अणु भार इंटू अवोगाद्रो संख्या। तो देखिए आप यहाँ पर ग्राम में भार यानी कि इसको यानी कि ग्राम में भार किससे रिप्रेजेंट कर रखा है अपन ने, स्मॉल m से, और अणुभार को किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल M से, इनटू अवोगाद्रो संख्या यानी कि Na। ठीक, अब देखिए मान रखिए इसमें, तो n बराबर इसमें मान रखेंगे अपन, तो कितना, यानी कि स्मॉल m का मान कितना है, 250 बटा 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये अणुओं की संख्या आ गई। क्या आ गई, एक कप जल में अणुओं की संख्या। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन परमाणु यानी कि ऑक्सीजन होता है। जल के प्रत्येक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु, कितने हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु तथा 1 ऑक्सीजन होता है। अतः जल के प्रत्येक अणु में यानी कि 10 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन और कितने इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन व 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन पर समान तथा विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं। ठीक, अतः एक कप जल में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा यानी कि स्मॉल q बराबर यानी कि अपने को धनावेश या ऋणावेश की मात्रा बतानी है, तो n इंटू, यानी कि जल के इतने अणु है और आपको पता है कि जल के इतने अणुओं में धनावेश या ऋणावेश की मात्रा बतानी है। तो आप जानते हो जल के एक अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने अणुओं में कितने होंगे, कितने प्रोटॉन यानी कि कितना धनावेश या ऋणावेश होगा, तो n इंटू 10a। भाई यानी कि एक अणु के लिए 10e, या तो इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव होगा, और प्रोटॉन का जो आवेश होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब मान रखिए इसमें, तो देखिए आप Q बराबर इसमें मान रखेंगे n का मान यानी कि 250 बटा 18 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10 e का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक, अब देखिए आप इसे सोल्व करेंगे अपन, तो यानी कि Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर 1.34, कितना 1.34 इंटू 10 की पावर 7 कूलम। ये यहाँ पर धन या ऋणावेश की मात्रा होगी। ठीक, ये न्यूमेरिकल हो गया। अब देखिए आप यहाँ पर आगे अपन टॉपिक लेते हैं विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, यानी कि किसी कण के आवेश स्मॉल q
किसी कण के आवेश स्मॉल q तथा इसके द्रव्यमान स्मॉल m, यहाँ कण का द्रव्यमान क्या ले रहे हैं अपन, स्मॉल m। तो विशिष्ट आवेश की क्या परिभाषा है देखिए, यानी कि किसी कण के आवेश स्मॉल q तथा इसके द्रव्यमान यानी कि स्मॉल m का अनुपात कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। यानी कि यहाँ पर Q बटा m ये क्या कहलाएगा, कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। यह वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, क्योंकि आप देखिए विशिष्ट आवेश में क्या आ गया, द्रव्यमान आ गया, और आप जानते हो जब भी द्रव्यमान आता है और द्रव्यमान क्या होता है, वेग के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक, तो यहाँ पर विशिष्ट आवेश वेग पर निर्भर करता है तथा अत्यधिक वेग यानी कि v लगभग किसके बराबर है, प्रकाश के वेग के बराबर। पर विशिष्ट आवेश घट जाता है, पर विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है, क्योंकि आप जानते हो वेग बढ़ता है तो द्रव्यमान बढ़ता है, और द्रव्यमान बढ़ेगा यहाँ पर तो विशिष्ट आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, ये विशिष्ट आवेश हो गया, यानी कि किसी कण के आवेश स्मॉल q तथा इसके द्रव्यमान स्मॉल m का अनुपात कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन, विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर, यानी कि किस किस के बीच में डिफरेंस देखेंगे अपन, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास में डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास। तो देखिए आप, तो देखिए यानी कि इधर है विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, और इधर है द्रव्यमान आवेश और द्रव्यमान। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे अपन। नंबर एक डिफरेंस क्या है, यानी कि विद्युत आवेश यानी कि विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। यानी कि विद्युत आवेश का मान क्या हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ठीक, किसी पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। ठीक, ये तो क्या होगा, ओनली धनात्मक होगा, और आवेश का मान क्या होगा, धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य। फिर देखिए आप दूसरा अंतर, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण होता है। विद्युत आवेश का क्या होता है, क्वांटीकरण होता है। फिर देखिए आप, द्रव्यमान के क्वांटीकरण का अभी तक कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक, फिर तीसरा अंतर देखिए, आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। विशिष्ट आवेश की बात नहीं कर रहे अपन, आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश पदार्थ के वेग पर निर्भर नहीं करता है। और देखिए आप, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान वेग के बढ़ने पर बढ़ सकता है। ठीक, फिर देखिए आप, उसके बाद में फोर्थ डिफरेंस देखेंगे अपन, आवेश का सदैव ही संरक्षण होता है। आवेश का सदैव ही क्या होता है, संरक्षण होता है। लेकिन आप देखिए, द्रव्यमान का सदैव संरक्षण नहीं होता है, क्योंकि द्रव्यमान का कुछ रूप ऊर्जा के रूप में लुप्त हो जाता है। ठीक, ये अपने डिफरेंस हो गए विद्युत आवेश और द्रव्यमान में अंतर। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कूलाम के नियम की बात करेंगे। देखिए, अब बहुत ही शानदार टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, तो देखिए आप, कूलाम का नियम क्या कहता है। कूलाम का नियम, ये दो आवेशित कण है
Q1 और Q2। ये एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण कब लगेगा? जब दोनों, यानी कि आकर्षण कब लगेगा? एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा। और प्रतिकर्षण कब लगेगा? जब दोनों प्लस के होंगे या फिर दोनों माइनस के होंगे। तो आप देखिए, दो आवेशित कण है Q1 और Q2, एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तो देखिए आप यहाँ पर दोनों बल, यानी कि आप देखिए इस पर जो बल लगेगा, यानी कि इस आवेश पर बल अगर दोनों समान प्रकृति के हैं तो प्रतिकर्षण बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। इस आवेश के कारण इधर लगेगा और इस आवेश के कारण इस पर बल किधर लगेगा? इस दिशा में लगेगा। बल का मान परिमाण में तो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि इस नियम के अनुसार, कौन से नियम के अनुसार? कूलाम के नियम अनुसार, दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच, ये Q1 और Q2, ये जो आवेश है ये बिंदु आवेश है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच में जो बल लगेगा या तो आकर्षण का होगा या फिर प्रतिकर्षण का होगा। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इनके बीच में जो दूरी है उसके क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। यानी कि यहाँ पर या तो आकर्षण होगा तो r के अनुदिश होगा और प्रतिकर्षण होगा तो कैसे होगा? r के अनुदिश। इनके बीच की दूरी क्या है? r है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आवेशों के बीच कार्य करने वाला ये बल माध्यम एवं निर्वात दोनों में कार्य करता है। ठीक, अतः कूलाम के नियम अनुसार इनके मध्य लग रहा विद्युत बल, तो देखिए आप, यानी कि दोनों आवेशों की तो क्या होता है? समानुपाती होता है। तो क्या लिखेंगे? F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी कि समीकरण नंबर 1। फिर देखिए आप, यानी कि और उनके दोनों आवेशों के मध्य दूरी के क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो देखिए आप, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या लिखेंगे? यानी कि F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। ठीक, अब देखिए, अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे यहाँ पर तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो देखिए आप, यानी कि F बराबर K Q1 Q2/r²। यहाँ के एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान दोनों आवेशों के मध्य माध्यम की प्रकृति तथा मात्रक प्रणाली पर निर्भर करता है। अब देखिए आप, निर्वात के लिए अब बात करेंगे। यहाँ पर बल का मान कितना आ गया अपने पास? F बराबर K Q1 Q2/r²। तो देखिए आप, F बराबर K Q1 Q2/r²। ठीक, अब देखिए, निर्वात या हवा के लिए, निर्वात
या हवा के लिए, निर्वात या हवा के लिए। तो क्या होगा निर्वात या हवा के लिए? K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, बराबर इसका मान कितना होता है, यानी कि निर्वात या हवा के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 की घात 9, 9 इंटू 10 की घात 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। अब देखिए आप यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, यानी कि परमिटिविटी, विद्युतशीलता यानी कि परमिटिविटी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात या हवा की विद्युतशीलता है, जिसका मान यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तथा माध्यम के लिए, अब देखिए आप, तथा माध्यम के लिए, तथा माध्यम के लिए K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, जहां एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता है, जहां एप्सिलॉन क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। अब देखिए आप आगे एप्सिलॉन नोट की विमा निकालेंगे अपन, एप्सिलॉन नोट की विमा निकालेंगे। तो देखिए आप एप्सिलॉन नॉट की विमा। तो आप देखिए यहाँ पर बल का मान क्या होता है? कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखिए F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखिए आप, यानी कि एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या मिला अपने को? 1/4 पाई F, और ये Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर अपने को विमेय सूत्र बनाना है, एप्सिलॉन नॉट की विमा बनानी है। तो देखिए आप आवेश, ऊपर देखिए आवेश 2 बार है, तो इस आवेश की विमा यानी कि A⁻1 T⁻1, और इस आवेश की विमा भी क्या होगी? A⁻1 और T⁻1। ठीक, फिर देखिए बल की विमा M⁻1 L⁻1 और T⁻², और इधर देखिए, क्योंकि आप जानते हो शुद्ध संख्या और शुद्ध अनुपात की कोई विमा नहीं होती है, तो 4 पाई की कोई विमा नहीं होगी। बल की आ गई। उसके बाद में आप देखिए यहाँ पर दूरी R स्क्वायर आ रहा है, तो इसकी क्या हो जाएगी? L स्क्वायर। सोल्व करेंगे अब इसे। तो देखिए आप, यानी कि देखिए द्रव्यमान देखिए बटे में है, तो ऊपर जाएगा तो M⁻⁻1। इधर देखिए L यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L⁻³ क्योंकि 2 और 1 कितना होगा? 3 हो गया, और 3 L⁻³ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? L⁻⁻3। अब देखिए आप T⁻1 T⁻1 T⁻2 हो गया ऊपर, और बटे में T⁻2 है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2 पहले से और 2 ये, तो कितना हो जाएगा? T⁻4। फिर देखिए आप उसके बाद में यहाँ पर देखिए A⁻1 और A⁻1 क्या हो जाएगा? A⁻2। ये क्या हो गया? अपने विमीय सूत्र हो गया, किसकी? एप्सिलॉन नॉट की विमा। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक सॉल्व करते हैं अपन, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक या विशिष्ट परावैद्युतता। ठीक, आपेक्षिक विद्युतशीलता।
आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, या परावैद्युतांक किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसे? एप्सिलॉन आर से। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल, किसी माध्यम की उपस्थिति में आवेशों के मध्य बल निर्वात की तुलना में जितना गुना कम प्राप्त होता है उसे उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता अथवा परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, अब देखिए परावैद्युतांक बराबर निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल, निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल बटा अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल, अभिष्ट अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो आप जानते हो परावैद्युतांक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एप्सिलॉन आर से। यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में, देखिए निर्वात या वायु में आवेशों के मध्य बल यानी कि F बटा अभिष्ट माध्यम में आवेशों के मध्य बल। तो माध्यम में बल कितना होगा? FM। ये हो गया समीकरण नंबर 1। क्या हो गया ये? समीकरण नंबर 1। ठीक, इसको दे दिया अपन ने, समीकरण नंबर कितना दे दिया? 1। अब देखिए यहाँ पर यदि Q1 व Q2 दो आवेश स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हैं, दो आवेश है Q1 और Q2, कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? स्मॉल r दूरी पर निर्वात में रखे हैं, तो इनके मध्य लग रहा विद्युत बल, तो इनके मध्य लग रहा विद्युत बल का मान कितना होगा? यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए आप आगे बात करते हैं अपन। यहाँ पर अब देखिए क्या कर रहे हैं, यदि इन दोनों आवेशों को बिना दूरी परिवर्तित किए माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन में रख दिया जाए तो इनके मध्य लग रहा विद्युत बल। तो देखिए यानी कि दूरी को बिना परिवर्तित किए रख रहे हैं दोनों आवेशों को, इनके बीच में माध्यम रख रहे हैं, तो माध्यम में बल का मान कितना होगा? FM बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए आप आगे देखिए, ये समीकरण नंबर 3 होगा, समीकरण नंबर 3। अब देखिए आप समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 व समीकरण 3 से
मान रखने पर। ठीक, मान रखेंगे इसमें, तो देखिए आप, यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर निर्वात में बल, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और इधर माध्यम में बल 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप आगे इसे सोल्व करेंगे अपन। तो एप्सिलॉन आर बराबर, देखिए आप यहाँ पर ये 1/4 पाई से 1/4 पाई कट जाएगा, इधर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या बचेगा 1/एप्सिलॉन। ठीक, अब देखिए आप इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे क्या लिखेंगे अब आगे, यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट, ये बटे में, तो 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन बटा 1, तो क्या हो गया एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ठीक, अब देखो कई बार एप्सिलॉन आर के स्थान पर के का उपयोग करते हैं। फिर देखिए कुचालक पदार्थों को परावैद्युत कहते हैं, कुचालक पदार्थों को क्या कहते हैं परावैद्युत कहते हैं। अब देखिए निर्वात के लिए परावैद्युतांक, निर्वात के लिए परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर किसके लिए देख रहे हैं अपन, निर्वात के लिए परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर बराबर 1। ठीक, फिर उसके बाद में बात करते हैं माध्यम के लिए परावैद्युतांक, माध्यम के लिए परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट। अब माध्यम क्या होगा, मोम, तेल, शुद्ध जल, अभ्रक, कागज। फिर देखिए चालक के लिए, चालक के लिए, चालक के लिए, तो चालक के लिए क्या होगा एप्सिलॉन आर बराबर इनफाइनाइट, चालक के लिए क्या होगा एप्सिलॉन आर बराबर इनफाइनाइट। अब चालक क्या होता है, तांबा, सोना, चांदी, लोहा आदि। ठीक, ये अपने टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें आपको याद रखना है कि निर्वात के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर बराबर 1, माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इनफाइनाइट, और चालक के लिए एप्सिलॉन आर बराबर इनफाइनाइट। ठीक।